हाय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग एनटीपीसी का सेट वॉल्यूम 3 का डिस्कशन करेंगे और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं बच्चे। यहाँ देख लीजिए कि आ रहे हैं पहला प्रश्न पर, और देखिए सेट नंबर 12 है ये। इसमें है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है। तो ये देखिए, ये आपका पृथ्वी का वायुमंडल है और इसके सबसे नीचे जो परत होता है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहेंगे? ये क्षोभ मंडल है। और इससे ऊपर जो होता है वह आपको समताप मंडल होता है। इससे ऊपर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ये देखिए समताप मंडल है। इससे ऊपर मध्य मंडल होता है, उससे ऊपर आयन मंडल होता है और सबसे ऊपर जो है बहिर्मंडल होता है। याद रखना है आपको कि जितना भी ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर या इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, और बच्चे सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होता है। समताप मंडल में ओजोन की मोटी सी परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कृत्रिम गुर्दा एक ऐसा उपकरण है जो खून से नाइट्रोजन का कचरा किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालता है। तो ये डायलिसिस या अपोहन प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालता है बच्चे। कौन सा? अपोहन या डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा यह बाहर निकालता है। आपको पता होनी चाहिए कि हमारा वृक्क जो है वह रक्त को छानने का कार्य करता है। रक्त छानता है और जब रक्त छानेगा तो क्या होता है कि इससे जितने भी पदार्थ हैं, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हैं, सब क्या होगा? बाहर निकल जाता है। और ये नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। नाइट्रोजनी पदार्थ को ये बाहर निकाल देगा बच्चे। तो रक्त से जितने भी वर्ज्य पदार्थ हैं सबको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? तो डायलिसिस करता है। परिवहन मतलब गति होता है। याद रखिए कि रक्त जो है पूरे शरीर में पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करता है। और रक्त संयोजी ऊतक है और रक्त याद रखिएगा कि यह ऑक्सीजन को हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाता है जिससे भोजन का ऑक्सीकरण होता है और क्या होगा? ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्सर्जित होगा बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पुरुषों की नसबंदी की परिभाषा है। तो बच्चे पुरुषों में आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन को रोकने के लिए, ध्यान दीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को रोकना होता है। इसका मुख्य जो वजह होता है वो क्या होता है कि पुरुष वास डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, पुरुष वास डिफरेंस को क्या कर देना? बांध देना, जिसके द्वारा आपके जो क्या है इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये क्या होता है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है तो मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। आपको पता होगा कि टेस्टिस मतलब होता है वृषण में, ठीक है, किसका उत्पादन होता है? तो स्पर्म उत्पादित होता है। और ये स्पर्म जो है आपको वास डिफरेंस के द्वारा, किसके द्वारा? वास डिफरेंस के द्वारा यह मूव करता है। कहाँ पर? तो मूव करेगा योनि के अंदर और योनि से वह ओभा तक पहुंचता है। तो ये वास डिफरेंस को हम टाका लगा देते हैं, जिससे वास डिफरेंस से यह स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाता है। जिससे क्या होगा कि पुरुष वास डिफरेंस पृथक कर उनको एक तरह से बांध दिया जाता है या सिल दिया जाता है। इसको हम याद रखिएगा, इसको हम विस्कोटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कोटोमी कहेंगे। याद रखना, विस्कोटोमी कहा जाता है बच्चे, विस्कोटोमी कहते हैं। नसबंदी जिसमें महिला फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है बच्चे, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो पुरुष नसबंदी को विस्कोटोमी, जबकि महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? आपको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। महिला नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब को, ठीक है, बंद कर दिया जाता है और पुरुष नसबंदी में वास डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है? टाका लगा दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्षारीय व्यवहार के बढ़ते क्रम में चुने
तो आपको पता है कि जो जितना अधिक अम्लीय होगा, जो जितना अम्लीय वो उतना ही कम क्षारीय व्यवहार करेगा। जो जितना अम्लीय, याद रखिएगा, जो जितना अम्लीय, ठीक है, उसका अम्लीय, उसका क्षारीय व्यवहार उतना ही कम होगा, उसका क्षारीय व्यवहार उतना ही कम होता है, क्षारीय व्यवहार उतना ही कम होगा। ध्यान रखिएगा, व्यवहार कम। तो यहाँ देख लीजिए HCl का क्षारीय व्यवहार सबसे, ठीक है, कम होगा, उसके बाद एसिटिक एसिड, देन आफ्टर पानी होगा बच्चे। तो यह आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी सबसे अधिक क्षारीय व्यवहार पानी का, उसके बाद एसिटिक एसिड का, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या कहते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है, म्यूरेटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। कौन सा एसिड बोलेंगे, म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा इसको, म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है। जबकि आपका ये जो एसिटिक एसिड है इसको हम विनेगर या सिरका कहते हैं, क्या कहते हैं, विनेगर या सिरका, म्यूरेटिक एसिड है, ठीक है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, जल जो होता है वह H2O होता है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम होता है। तो ये सब बातें याद रखने की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। तो जब समानांतर में संयोजित होती है तो उपकरणों के बीच डैश का कोई विभाजन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, जब समांतर में संयोजन होगा तो क्या आपको पता है तो वोल्टेज का विभाजन नहीं होता है बच्चे। किसका विभाजन नहीं होता, वोल्टेज का विभाजन नहीं होगा। ये देखिए मैं प्रतिरोध को, ठीक है, आपको किसमें कर रहा हूं संयोजित, तो ये देखिए ये है प्रतिरोध संयोजित है किसमें, तो समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब संयोजित है तो यहां देख लीजिए क्या है, तो ये पोटेंशियल है, तो इधर धारा विभाजित होगा, धारा विभाजित होगा, लेकिन प्रतिरोध का विभाजन, ठीक है, विभवांतर का विभाजन नहीं होता है, धारा विभाजित, ठीक है, समांतर संयोजन में, समांतर संयोजन में क्या हो रहा है, समांतर संयोजन में क्या होगा, तो धारा विभाजित, धारा विद्युत धारा विभाजित होगा, लेकिन ठीक है आपको विद्युत धारा विभाजित, लेकिन विभवांतर क्या होगा आपका समान होता है। ध्यान रखिएगा, विभाजित होगा लेकिन विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होगा, एकदम याद रखना है। जबकि यही अगर श्रेणीबद्ध संयोजन होता है तो क्या होता है, श्रेणीबद्ध संयोजन होता तो क्या हो जाता बच्चे, श्रेणीबद्ध संयोजन में प्रतिरोध जो है, ठीक है, प्रतिरोध आपको प्रतिरोध का योगफल हो जाता है। श्रेणीबद्ध संयोजन में विद्युत धारा जो है वो समान होगा, जबकि विभवांतर, ठीक है, भिन्न भिन्न होगा। यहाँ देख लेते हैं, ये श्रेणीबद्ध संयोजन है आपका, श्रेणीबद्ध संयोजन है। इसमें देखिए क्या है, तो विद्युत धारा का मान समान लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न है, बिंदुएं भिन्न भिन्न है, इसीलिए विभवांतर का मान क्या होगा, हर केस में भिन्न भिन्न होगा। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए, तो वोल्टेज का विभाजन नहीं होता है जब समांतर संयोजन होता है। समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध बराबर होता है 1/R1 + 1/R2, लेकिन श्रेणीबद्ध संयोजन में कुल प्रतिरोध जो होता है वह R1 + R2 के योगफल के बराबर होगा बच्चे। क्या होगा, RS = R1 + R2 हो जाएगा। चलिए, विद्युत धारा के विषय में जानते हैं। यह जो है आवेश के प्रवाह की दर है। प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध जो होता है आपको पता है वोल्ट पर एम्पियर होता है, वोल्ट पर एम्पियर होगा, और इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। तो ध्यान रखा जाए इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इनमें से, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गोलाकार दर्पण द्वारा आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो बच्चे गोलाकार दर्पण द्वारा आवर्धन M = -v/u या इमेज हाइट बटे ऑब्जेक्ट हाइट होता है। ये देखिए, ये प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक है, प्रतिबिंब दूरी बटे प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी, या ठीक है वस्तु की ऊंचाई बटे, ठीक है, वस्तु दूरी और वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ, ठीक है, इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये ध्यान में रखनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, तो ऋण, ठीक है, ऋण v/u, ठीक है, नेगेटिव v/u। अब देखिए आपको यदि आवर्धन क्षमता का मान 1 हो जाए, ठीक है, आवर्धन क्षमता का मान क्या हो,
+1 हो, लेकिन प्लस हो लेकिन 1 से छोटा हो, 1 से छोटा, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण द्वारा। लेकिन यदि m बराबर पॉजिटिव हो और 1 से बड़ा हो तो यह प्रतिबिंब आभासी होता है और अब वो अवतल दर्पण द्वारा बनता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आवर्धन क्षमता m का मान पॉजिटिव हो और 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब जो है, ठीक है, वह बनता है उत्तल दर्पण द्वारा। लेकिन यदि m बराबर पॉजिटिव हो और 1 से बड़ा हो तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण द्वारा। लेकिन यदि m बराबर निगेटिव हो, ठीक है, आपको 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 1 के बराबर हो, तो यह जो है आपको कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो यह बनेगा, आपको ध्यान में रखना है, अवतल दर्पण द्वारा। कौन सा दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रत्यक्ष शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई क्या है? तो शक्ति मापना है बच्चे, तो शक्ति मापना है। जब भी शक्ति मापने की बात हो तो ये वोल्ट इंटू एम्पियर होता है, क्योंकि शक्ति P बराबर होता है, क्या होगा बच्चे, तो शक्ति P बराबर V इंटू आई हो जाएगा। याद है कि किलोवाट घंटा, किलोवाट यानी पावर गुना टाइम बराबर क्या होगा, ऊर्जा हो जाता है। विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला है। जूल सेकेंड, ये भी ऊर्जा गुना समय, ये भी, ठीक है, ऊर्जा गुना समय है बच्चे, ऊर्जा गुना समय, गड़बड़ हो गया। वाट इंटू सेकेंड, ये भी गड़बड़ हो गया। तो पावर मतलब शक्ति बराबर क्या हुआ, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर। और ये फॉर्मूला देखिए, इस पर रेगुलर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा, P बराबर V² R या P बराबर क्या होगा, तो I² R, ठीक है, P बराबर क्या होगा, तो ठीक है, तो V² I²R, और P बराबर और भी बहुत सारा होता है, क्या होगा, Q इंटू, ठीक है, V क्या हुआ, T हो गया। ये भी पावर का फॉर्मूला होगा। पावर वर्क अपॉन टाइम भी होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर याद रखिएगा, ये होगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, भी पावर का फॉर्मूला होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। हाइड्रा और खमीर द्वारा प्रजनन करने में सक्षम होता है, तो मुकुलन द्वारा, बर्डिंग के द्वारा इसमें क्या होगा, आपको प्रजनन होगा। और याद रखिएगा कि ये हाइड्रा मान लीजिए है, और हाइड्रा के ऊपर अचानक एक बर्ड निकल जाता है, और यह बर्ड कुछ समय के बाद इससे अलग हो जाएगा और एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो ये बातें याद रखिएगा। द्विखंडन, याद रखिए, प्लाज्मोडियम ये क्या करेगा, तो प्लाज्मोडियम द्विखंडन द्वारा अलग होगा, बाइनरी फिजन द्वारा अलग होता है। समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन ये क्या आपको यूकैरियोटिक जीवों में होता है। तो हाइड्रा किसके द्वारा करेगा, तो आपको मुकुलन द्वारा करता है। आगे बढ़ते हैं। जल निकायों में मनुष्य के मल को निपटाने के कारण उनमें निम्नलिखित बैक्टीरिया पाया जाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा बच्चे, तो ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। आपको पता होनी चाहिए कि यदि मनुष्य का मल जो है जब जल के क्षेत्र में उपस्थित हो जाएगा, जल में वो चला जाएगा, तो यह, ठीक है, आपको कोलीफॉर्म बना लेगा। क्या बना लेगा, कोलीफॉर्म का निर्माण कर लेगा, जो बहुत अधिक प्रभावित करता है जल निकायों को। और ये देखिए इचिरिचा कोलाई है, इचिरिचा कोलाई है, यह हमारे छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, हमारे छोटी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। और यह क्या करता है बच्चे, छोटी आंत में पाया जाता है। और यह करता है क्या, तो यह जो है, ठीक है, छोटी आंत में खाद्य पदार्थों को पचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। कारा की सबसे दाहिने ओर समूह 18 में उत्कृष्ट गैस नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन है। उनके सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में महत्तम, किसी भी तत्व के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में, परमाणु के वाह्यतम कक्षा में महत्तम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो वाह्यतम कक्षा में, ठीक है, महत्तम आपको 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ये जो है हीलियम, ठीक है, के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ड्यूबेट को पूरा करता है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन,
तो ये सब में आपको 2 8, देखिए 2 8 8, यानी अंतिम कक्षा में कितना हो गया 2 8 18 और 8, ठीक है। देख लीजिए, तो ये सब जो है अक्रिय गैस है, यानी किसी भी आपको अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में केवल हीलियम को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी में आपको कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है, ठीक है। सही है या गलत है? तो शुष्क अमोनिया, बच्चे ध्यान रखिएगा कि शुष्क है, उसमें जल नहीं होता है, इसीलिए उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जल होने पर यह जो है क्षारीय व्यवहार करता और ठीक है इसका रंग परिवर्तित होता है। याद रखना है कि अमोनिया फॉर्मूला होता है NH3, क्या होगा NH3 हो जाएगा बच्चे, NH3 अमोनिया हो जाता है और यह हैबर विधि द्वारा बनता है। कौन सा विधि? हैबर विधि द्वारा निर्मित होता है। और ठीक है उच्च दाब और उच्च ताप पर हम जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं लौह चूर्ण की उपस्थिति में तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। और याद रखिए लिटमस पेपर जो होता है यह लाइकेन का बना होता है और यह क्या करेगा कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को, ठीक है, आपको अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, ठीक है, और क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोटोवोल्टेइक सेल का दूसरा नाम क्या है? तो फोटोवोल्टेइक सेल को हम सौर सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहेंगे? सौर सेल कहेंगे। ये देखिए ये आपका सोलर सेल है और इसमें आपका क्या लगा होता है? ये देखिए ये सिलिकॉन लगा होता है, सिलिकॉन, और इसमें ये जो गांठ बनता है यह सेलेनियम का बना होता है। और यह क्या करता है कि सूर्य के फोटोन ऊर्जा को, सूर्य के कौन ऊर्जा? फोटोन ऊर्जा को यह जो है किसमें बदलता है? आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये सौर सेल हो गया। कौन सा सेल हो गया? सौर सेल हो गया, ठीक है। याद रखिएगा कि सूर्य से बहुत सारी विद्युत चुंबकीय विकिरण पृथ्वी पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एरोबिक श्वसन। देखिए एरोबिक मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को एरोबिक श्वसन कहते हैं। श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार के, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ तो उसको एरोबिक श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो उसे एनारोबिक श्वसन कहते हैं। तो यानी श्वसन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एनारोबिक और एरोबिक। याद रखिएगा एरोबिक श्वसन वह होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ये गड़बड़ है। जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ग्लूकोज का पूर्णतः दहन होता है और ग्लूकोज जो है ठीक है आपको ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्सर्जित करता है। ए मतलब एडिनोसिन, ट्री मतलब ट्राई, पी मतलब फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होगा बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा इसको। तो ये एरोबिक श्वसन है। कौन सा श्वसन है? एरोबिक श्वसन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित समूहों को क्षारीय पार्थिव कर लीजिए। पार्थिव बोलते हैं या पार्थिव भी कह सकते हैं। पार्थिव ये वो कर लीजिए, पार्थिव धातु कहते हैं। तो समूह 2 वर्ग के तत्व को, जिसमें आपको पता है मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि आता है, यह आपको क्या कहलाता है? तो एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, अर्थ मेटल्स कहते हैं। याद रखिए क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। समूह 4 के तत्व में कौन कौन आएगा? तो कार्बन, सिलिकॉन इत्यादि आएगा बच्चे। और समूह ठीक है 8 के तत्व में क्या होगा? अक्रिय गैस वगैरह आएगा। समूह 9 तो होता नहीं है। अगर हम इधर बोलें तो ग्रुप 9, तो ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देखना पड़ेगा आपको कि वर्ग 9 भी होगा, वर्ग 8 भी होगा, लेकिन यहाँ पर बदल जाएगा। समूह 4 14 हो जाएगा और समूह 8 जो है वह उसमें फेरस पाए जाएंगे। कौन से पाए जाएंगे? फेरस धातु पाए जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने क्या बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। 7 आवर्त और 18 क्या हुआ? वर्ग होते हैं बच्चे। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
देखिए निम्नलिखित, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सामान्यतः सिस्टोलिक दाब, ठीक है, कितना से कितना होता है? सिस्टोलिक मतलब 120 और डायस्टोलिक मतलब 80 हो गया। सिस्टोलिक मतलब बच्चे, सिस्टोलिक दाब का मतलब हो गया कि रक्त जो है हृदय से पूरे शरीर में जाता है, और डायस्टोलिक का मतलब हो गया कि रक्त जो है पूरे शरीर से, ठीक है, आपको हृदय तक पहुंचता है। सिस्टोलिक ध्यान में रखिएगा, सिस्टोलिक जैसे ही बात करें, ठीक है, जैसे ही बात करें, इसका मतलब होता है कि रक्त आपको हृदय से पूरे शरीर में फैलता है, हृदय से पूरे शरीर में फैलेगा, हृदय से पूरे शरीर में फैलता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, पूरे शरीर में फैलता है, एकदम ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि अगर डायस्टोलिक की बात करेंगे, डायस्टोलिक की बात करेंगे तो रक्त जो है रक्त पूरे शरीर से हृदय तक पहुंचता है। पूरे शरीर से कहाँ पहुंचेगा? शरीर से हृदय तक पहुंचेगा। तो रक्त पूरे शरीर से हृदय तक पहुंचने का कार्य जो करेगा वह क्या होगा? डायस्टोलिक होगा। और सिस्टोलिक में क्या होगा कि रक्त हृदय से पूरे शरीर में फैलता है और यह शुद्ध रक्त होता है। और इसका दाब जो है हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा निकालते हैं। किसके द्वारा निकालेंगे? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा निकालते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। जो पदार्थ जैविक प्रतिक्रियाओं से, ठीक है, जोड़ा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे, जो पदार्थ जैविक प्रतिक्रियाओं से तोड़ा जा सकता है, होना चाहिए था तोड़ा जा सकता है। यहाँ देखिए तोड़ा जा सकता है, वह बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा। जैसे आपको सेलुलोज, जैसे आपका खाद्य पदार्थ, ये सब क्या हुआ? सेलुलोज, खाद्य पदार्थ वगैरह आप तोड़ सकते हैं। किसके द्वारा? तो ठीक, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? तो बायोडिग्रेडेबल प्रक्रिया के द्वारा, जो नहीं टूटेगा। जैसे प्लास्टिक, ठीक है, टेफ्लॉन, ये सब नहीं टूटेगा, तो ऐसे पदार्थ को, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से डैश उच्चतम निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक होता है? तो आपको पता है अपवर्तन सूचकांक, अपवर्तन सूचकांक म्यू बराबर होता है C/V, और सबसे अधिक अपवर्तनांक का मान जो होता है वह हीरा के लिए होता है। किसका होगा? हीरा का। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा भैया? तो सबसे अधिक होगा हीरा का। किसका होता है? हीरा का होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक कितना? 2.42। तो आंसर मान लीजिए 2.42, यानी हीरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र की गतिविधियों का सही क्रम क्या है? तो आपको पता है कि जल में हमारा टरबाइन लगा होता है। क्या लगा होता है? टरबाइन लगा होता है। और ये टरबाइन क्या करता है कि जल के गतिज ऊर्जा द्वारा गति में आएगा, और ये गतिज ऊर्जा पुनः आपको परिवर्तित हो जाएगा। टरबाइन घूमता है किसमें? तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र में। और यह, ठीक है, पहले यांत्रिक ऊर्जा, फिर वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा। यानी जल का, ठीक है, गतिज ऊर्जा पहले यांत्रिक ऊर्जा, पुनः विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। 10 न्यूटन का बल 10 मीटर की दूरी तक 10 सेकेंड के लिए लगाया जाता है, तो उपयुक्त शक्ति क्या होगा? तो शक्ति P बराबर बच्चे क्या होता है? शक्ति P बराबर क्या होगा? तो आपको F.S/T। यहाँ देखिए F का मान कितना है? तो 10 है। ठीक है, S का मान कितना है? तो 10 है। समय कितना है? तो 10 है। काट दीजिए, यानी 10 वॉट हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये 10 वॉट आंसर हो गया। शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। कार्य का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, F.S/T हो जाएगा, यानी 10 × 10/10, यानी आपको, ठीक है, ये हो जाएगा 10 वॉट हो जाएगा। तो उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो 10 वॉट होगी। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है? तो ये 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। क्योंकि आपको पता होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। और यह 149.6
6 गुना 10⁻6 किलोमीटर हो जाता है। इसको 150 मिलियन किलोमीटर भी हम कहते हैं बच्चे, मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव कान न्यूनतम आवाज कितना सुन सकता है। देखिए मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि जो है वह 20 हर्ज से लेकर के आपको 20,000 हर्ज के बीच मनुष्य ध्वनि सुन सकता है, और इसे क्या कहते हैं, तो श्रव्य ध्वनि कहते हैं। कौन सा ध्वनि कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। एकदम याद रखिएगा, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और याद रखना है कि ये 20 हर्ज हो गया, मिनिमम साउंड कितना हो गया, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज सुन सकता है। 20 हर्ज से कम आवृत्ति के ध्वनि को अवश्रव्य तरंग, और 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति के ध्वनि को अवश्रव्य तरंग आपको पराश्रव्य तरंग कहते हैं। फिर से सुनिए, 20 हर्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को हम, कम आवृत्ति की ध्वनि को हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं अवश्रव्य। क्या कहेंगे, आपको अवश्रव्य कहेंगे, इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। और 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को, 1000 से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम क्या कहेंगे, अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे पराश्रव्य। क्या कहते हैं, पराश्रव्य कहते हैं, अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। तो ये बातें याद रखनी है आपको, ये याद रखिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और 13वें नंबर का डिस्कशन मैं करवाऊंगा फिर आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।